हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 1.2 का पृष्ठ क्रमांक 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। पृष्ठ क्रमांक 3 में हमें 3 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है 1/2, दूसरा सवाल है 7/5, तीसरा सवाल है 6+2। तो हमको क्या करना है, इनको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न हम यहाँ लिखेंगे। अब हम जैसा कि हम करते हैं हल डाल के हम लिखेंगे। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक विधि अपनाते हैं, एक मेथड अपनाते हैं जिसको कहते हैं विरोधोक्ति विधि। तो हमें हेडिंग डालेंगे। हमने हेडिंग डाली विरोधोक्ति विधि से। विरोधोक्ति विधि में हम क्या करते हैं, जो सवाल में दिया रखा हो उसका हम उल्टा मानते हैं। जैसे सवाल में दिया रखा है 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ये वास्तव में ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको क्या करना है, इसका विपरीत मान के अपरिमेय मानना है। विपरीत कैसा, मतलब जैसे अपरिमेय है तो हम इसको परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/2 बराबर p/q। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ हम p/q के बारे में हम लिखेंगे। इस तरीके से हम लिख देंगे, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो p और q सहभाज्य पूर्णांक है, मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। मतलब सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है जिनके गुणनखंड न निकल सके। जैसे 11 और 13 है, ये आपस में सहभाज्य पूर्णांक है। 11 का गुणनखंड सिर्फ 11 ही निकलेगा और 13 का गुणनखंड सिर्फ 13 ही निकलेगा। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो भाई हमारे सहभाज्य पूर्णांक हो जाएंगे। जैसे 11 और 13 सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो वे हमारे सहभाज्य पूर्णांक है। जिनमें कोई भी कॉमन नहीं निकलता उनमें कॉमन 1 निकलता है। जैसे 11 और 13 सहभाज्य पूर्णांक है। जैसे 17 और 19 सहभाज्य पूर्णांक है। जैसे 23 और 29 सहभाज्य पूर्णांक है। इस प्रकार सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब जिनका HCF 1 हो या फिर जिनमें कोई भी कॉमन ना निकले। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे हेडिंग तिर्यक गुणा करने पर। अब हम इनका तिर्यक गुणा करेंगे। q का 1 में गुणा करेंगे तो q आएगा। ठीक है, अब बराबर है तो बराबर लगाएंगे। अब p का करनी 2 में करेंगे तो करनी 2 बराबर इंटू में p आ जाएगा। हम इंटू नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ 2 के ऊपर ये करनी को हटाना है। तो करनी को हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। जब यहाँ वर्ग करेंगे तो यहाँ भी वर्ग करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर वर्ग करेंगे। जैसे q का वर्ग q वर्ग। ठीक है, अब बराबर बराबर, अब करनी 2 इंटू में p के ऊपर वर्ग है। ठीक है, अब हम q वर्ग का तो q वर्ग लिखेंगे बराबर करनी 2 का वर्ग, करनी 2 का वर्ग 2, p का वर्ग p। करनी 2 का वर्ग मैंने आपको बता ही रखा, बाहर क्या निकल के आता है तो 2 निकल के आएगा। ठीक है, ये q वर्ग का मान निकल के आया है। तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 डाल देंगे हम। ठीक है, अब हम क्या समझे, q वर्ग का एक गुणनखंड 2 है। q वर्ग का एक गुणनखंड क्या है, 2 है। जबकि और q यहाँ क्या बोल रहे थे कि उनका कोई भी गुणनखंड नहीं है, मतलब सहभाज्य पूर्णांक है। लेकिन q यहाँ पकड़ा गया, q का गुणनखंड 1 2 निकल के आ गया। जैसे 6 है, हम 6 के गुणनखंड निकालेंगे 2 3 6। अब 6 का गुणनखंड 1 2 तो है, इसके अलावा भी है, मतलब इसके अलावा ये है p वर्ग। ठीक है, तो q क्या होया, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, मतलब q का गुणनखंड निकल आया तो q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो q यहाँ पकड़ा गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक गुणनखंड 2 तो है और उन दूसरे गुणनखंड को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। जैसे 6 का एक गुणनखंड 2 तो है और 2 के अलावा जो 3 है इसको हम क्या करेंगे, m मान लेंगे। ठीक है, तो हम 6 के गुणनखंड किस प्रकार लिखेंगे कि 6 के गुणनखंड ये है। अब हम इसी प्रकार q के गुणनखंड क्या लिखेंगे, q वर्ग के गुणनखंड 2m वर्ग है। ठीक है, इस प्रकार हम लिखेंगे। तो हम अगला पेज लेते हैं। एक बार हमने यहाँ उसको अच्छी तरीके से लिया, q वर्ग बराबर 2p स्क्वायर, समीकरण 1 मान लिया हमने इसको। ठीक है, जब q का एक गुणनखंड 2 है तो मतलब जैसे सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो q पकड़ा गया। तो हम यहाँ लिखेंगे q, हमने लिखा q वर्ग का एक गुणनखंड 2 है तो q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। इसको हम कथन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ इसलिए लिखेंगे, इसलिए q वर्ग बराबर 2
पी स्क्वायर की जगह हम क्या क्या मानेंगे, एम। ठीक है, अब इसको हम आगे लिखेंगे तो क्यू बराबर 2m। ठीक है, अब हम जो क्यू का मान निकल के आया, क्या निकल के आया, 2m। अब हम क्यू का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार हम लिख लेंगे। अब समीकरण 1 क्या है, हम उसको लिखेंगे यहाँ क्यू वर्ग बराबर 2p स्क्वायर। अब क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, 2m। क्यू की जगह हम 2m लिखेंगे, 2m। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और इधर लिख देंगे p वर्ग। ठीक है, 2p वर्ग। अब हम इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 और m का वर्ग तो m वर्ग। अब 2 का वर्ग 2 वर्ग और p स्क्वायर, सॉरी 2 का 2 और p का p वर्ग। अब 2 से हम इसको काट देंगे, 2 दूनी, जब बराबर के आमने सामने संख्या होती है तो वो काट देती है, 2 दूनी 4, तो 2m स्क्वायर बराबर p वर्ग। अब हम यहाँ भी हमको p का एक गुणनखंड 2 मिल गया, p का गुणनखंड 1 2 निकल के आ गया, जबकि नहीं आना था। यहाँ p भी पकड़ा हो गया और q भी पकड़ा हो गया, मतलब ये दोनों सेवाज पूर्णांक नहीं है, जो हमने माने थे वो गलत है। ठीक है, तो हम लिखेंगे p वर्ग का एक गुणनखंड 2 है तो p का भी एक गुणनखंड 2 होगा। इस तरीके से हम लिख लेंगे, इसको हम कथन सेकंड मानेंगे। ठीक है, ये दोनों पकड़े गए तो हम लिख सकते हैं कथन 1 बार 2 से स्पष्ट है कि p और q सेवाज पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब जब p और q सेवाज पूर्णांक नहीं है तो यह परिमेय संख्या भी नहीं है, तो हमारी क्या हो, कल्पना गलत निकली, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, 1/2 अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो हमारी यह क्या हुआ, सिद्ध हुआ, तो हम लिख देंगे यहाँ सिद्ध, इस तरीके। ठीक है, हमारा पहले का आंसर हुआ, आप वीडियो रोककर नोट कर सकते हैं।